यूट्यूब चैनल। आज हम सब एडिटोरिया पब्लिकेशन का एस्टोनिश समान अध्ययन 5000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को पढ़ेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए। अभी जो है बिहार में आने वाला एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा का फॉर्म आने वाला है, बिहार सिविल कोड का फॉर्म का अब ऑनलाइन डेट समाप्त हो गया है। इसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम सब प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? ऑप्शन कहता है, ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, उपयुक्त सभी। चलिए आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों इसमें सही है। चलिए आगे जो कहता है, निम्न कथन पर विचार करें। राज्य के सदस्यों का, माफ कीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। दूसरा नंबर कह रहा है कि राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके लिए इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये तीनों जो है गलत है, तीनों गलत है। पहला जो कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, जो कि गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। 2 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों की कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ये भी गलत है। राज्यसभा के सदस्यों के कम से कम उम्र जो होता है 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये सही है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वक्त पद मुक्त हो जाते हैं, ये गलत है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाता है। इस तरीक़ा से हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 दिन। 14 दिन। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा कह रहा है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए, यानी केवल ए यानी एक सही, यानी राज्यसभा, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक पद धारण किया हो, या 10 वर्ष उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, ये जो है ऑप्शन, ये जो है सही है। अब आगे क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए? क्वेश्चन कर रहा है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए आगे जो है, अगला कह रहा है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1963 ईस्वी में। देखिए भारत में पहली बार जो लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध, उस समय प्रधानमंत्री थे। आगे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37 में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 37 में उपबंध किया गया है।
चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइए। चलैया समिति का गठन 1991 में किया गया था। अब ये बताइए कि चलैया समिति का गठन किससे संबंधित है? तो देखिए, चलैया समिति का गठन जो है, ये जो है कर निर्धारण से संबंधित है। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूरी क्रांति। क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भूरी क्रांति। आगे जो कह रहा है कि एक धन को आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि हॉट मनी कहते हैं, बी कह रहा है सॉफ्ट मनी कहते हैं, सी कह रहा है चीप मनी या हॉट मनी। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन गलत पढ़ दिए। पहला कह रहा है कि हार्ड मनी कहते हैं, सॉफ्ट मनी कहते हैं, चीप मनी कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं, बताइए। तो उसे हम कहते हैं हॉट मनी, जो आसानी से आ जाए और आसानी से चला जाए। आगे कह रहा है कि गन्ने का उचित एवं प्राश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। गन्ने का उचित और प्राश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है, कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। गन्ने का उचित एवं प्राश्रमिक मूल्य का अनुमोदन जो है आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो पहला जो है सरकारी पदों का त्याग, दूसरा कह रहा है विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करने का पाबंदी। कौन शामिल नहीं है? देखिए, तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन डी जो है शामिल नहीं है, सरकारी वाहनों की यात्रा करने की पाबंदी ये शामिल नहीं है। बाकी जो तीनों है वो सही है। अदालत से वकीलों ने बहिष्कार कर दिया था, कि विदेशी माल का भी बहिष्कार किया गया था, और सरकारी पद से भी भारतीय लोग जो थे अपना त्याग दे रहे थे। यानी डी को छोड़कर बाकी तीनों सही है। चलिए अगला कह रहा है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? अगला कह रहा है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति जो है 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दांडी मार्च की जो समाप्ति 6 अप्रैल 1930 था। गांधी जी जो है नमक, अंग्रेजों के द्वारा जो था नमक पर टैक्स लगा दिया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा किए थे और नमक कानून को तोड़े थे। और गांधी जी ने, अब आप ये बताइए कि गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा का आरंभ कब किए थे? ये कमेंट्स में आप बताइएगा। अगला कह रहा है कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। अब इसका आंसर बताइए। पहला कह रहा है कि चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922, ये सही है, सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को होता है, ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, ये गलत है, ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अप्रैल 1942 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह से ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। आगे कर रहा है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? सवाल कर रहा है, देखिए सवाल आप लोग सब ध्यान से सुने और इसका ऑप्शन को ध्यान से देखें और कोशिश करें कि हम इसका आंसर अपने से दें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर 19
1943 को उन्होंने अस्थायी सरकार का गठन किया था। अगला कह रहा है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। बताइए सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था कब और कौन सा नियम से? तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका सती प्रथा का उन्मूलन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन जो है 1829 में नियम 17 के द्वारा किया गया था। और इस सती प्रथा के उन्मूलन में सबसे ज़्यादा योगदान की बात की जाए तो सती प्रथा राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था और लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, उन दोनों के कारण ही सती प्रथा का उन्मूलन भारत में हुआ था। कौन सा नियम से? तो नियम 17 के द्वारा। अगला, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम। चलिए आगे करते हैं हम लोग। देखिए अगर आपको क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जो है ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आने वाला जो एग्ज़ाम है, देखिए बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम है हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट में तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और अभी बिहार में बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है इसीलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों एग्ज़ामों के लिए और सब एग्ज़ामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप सब इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक बार में अगर नहीं होता है तो 2 से 3 बार वीडियो को देखें और इसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? सवाल कर रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लव शामिल नहीं थे। जिसमें शामिल थे पाल थे, राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार थे, ये तीनों जो है इसमें शामिल थे। पल्लव जो है इसमें शामिल नहीं थे। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? सवाल ध्यान से सुनिए। सवाल कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर दिशा में शवों के मिले हैं। आगे कह रहा है कि किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए। ये जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे हम पढ़ते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आगे हम पढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? क्वेश्चन कर रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मखली पुत्र। क्या हो जाएगा? मखली पुत्र। अगला कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? सवाल ध्यान से सुनिए। सवाल कर रहा है किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। आगे कह रहा है मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका हो जाएगा आंसर डी, आचरण अधिकारी। ऑप्शन डी, आचरण अधिकारी। आगे कह रहा है दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था?
दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? बताइए। अब दीवान ए अर्ज जो है सैन्य विभाग से संबंधित था। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बसावन और दसावन किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन व दसावंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के चित्रकारी दरबार थे। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? परमाणु, एक तरफ परमाणु विद्युत गृह दिया है और दूसरा राज्य दिया है, मैंने परमाणु गृह जो है वो किस राज्य में है? पहला नरोरा उत्तर प्रदेश में, ये सही है, पहला जो है सही है। दूसरा कह रहा है कुड़नकुलन कर्नाटक, यही गलत हो जाएगा। कुड़नकुलन जो है ये गलत हो जाएगा। ये जो है कुड़नकुलन जो है तमिलनाडु में है। काकरापारा गुजरात में है, सही है। तारापुर महाराष्ट्र में, सही है। इस प्रकार आंसर जो है इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुड़नकुलन जो है ये कर्नाटक में नहीं बल्कि तमिलनाडु में पड़ता है। अब कह रहा है 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? सवाल क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कर रहे हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैस का उत्सर्जन होना चाहिए, ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज़्यादा होना चाहिए, इनमें से सभी। बताइए। तो इसमें से अच्छे गुण नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन 20, ये राइट आंसर होगा। अब जलने के बाद जलने से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैस निकलेगा तो ईंधन अच्छा गुण कैसे हो सकता है? तो इसलिए आंसर ऑप्शन बी सही है, ये गलत है, बाकी सब सही है। अब आगे कर रहा है, आगे 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 हम मिलान करते हैं। 30 नंबर सवाल को चलते हैं। तो 30 नंबर कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो सूची 1 वगैरह विटामिन बी7 जो है इसका हो जाएगा बालों का झड़ना, ठीक है, बालों का झड़ना। दूसरा बी12 जो हो जाएगा प्रनासी अरक्ता होना। तीसरा विटामिन ई जो है, विटामिन बी जो है बांझपन उत्पन्न होना। और विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक, ये जो सही हो जाएगा। इसी तरीके से ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। इस तरह से आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा। अब बताइए तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई जो है ये जो है गैलेक्टिक इकाई, क्या बोलते हैं इसको? गैलेक्टिक इकाई। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? बताइए, कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णधरता। ये जो है महिलाओं में बहुत कम होता है, ठीक है। अगला कह रहा है, आगे कह रहा है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? क्वेश्चन कर रहा है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, ऑक्सीजन का वहन करता है, ठीक है। आगे कर रहा है किसी पदार्थ को एक अस्वस्थ से दूसरी माफ़ कीजिएगा, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कह रहा है, सवाल फिर से पढ़े, फिर से सुनिए। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए ध्यान से और बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त। ऑप्शन डी सही है। आगे कह रहा है निम्नलिखित कोशिका अंगों में से
किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? कह रहा है निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव द्रव में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी, जीव द्रव में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा नहीं है? तो देखिए, मछली का तेल, पालक, आम, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। तो इसमें हो जाएगा आंसर अच्छा स्रोत नहीं है ऑप्शन सी। सी जो है इसका अच्छा स्रोत नहीं है, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब प्रतिरोध, इस एक तरफ दिया है सूची, दूसरे सूची से मिलान करना है। ठीक है, 37 नंबर। पहला कह रहा है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध मात्रक दिया है, एक तरफ से मात्रक दिया, एसआई यूनिट दिया है। ठीक है, तो प्रतिरोध का हो जाएगा एसआई यूनिट जो हो जाएगा आपका ओम हो जाएगा। विद्युत प्रवाह का हो जाएगा एम्पियर, बल का हो जाएगा न्यूटन और पावर का हो जाएगा वाट। अब देखिए मिलान कीजिए, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, पहला जो होगा, पहला जो है माफ कीजिएगा, पहला जो है ओम, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, बल का हो जाएगा न्यूटन और पावर का हो जाएगा वाट। तो इस तरीके से कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए ए का 4 कौन में है, बी का 1, सी का 2, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, 37 का बी। आगे कह रहा है धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन बी, कॉपर। कॉपर जो है सबसे कम घनत्व है। चलिए आगे कर रहा है क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इस प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। जो बी कह रहा है यह एक कृत्रिम बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। ई कह रहा है यह एक बहुलक नहीं है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन लोचदार गुण नहीं होते हैं। तो इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो सही इसमें कौन सा बताइए? तो इसमें जो सही है ऑप्शन ए जो है ये सही है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, अब इसमें लोचदार गुण होते हैं, ये जो है हमारा ये सही है। आगे कह रहा है क्या, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। आगे कह रहा है देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? बताइए, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो बताइए, कर्क रेखा बीचों बीच भारत में कौन सा राज्य से गुजरती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए? देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य से बीचों बीच जो कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है बताइए? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आगे 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 जो कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए एक सुमेलित करना है, तो इसमें बताइए, बांधवघाट राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये तो सही है। बी कह रहा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ये गलत है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा जो है ये सही है, बांधवघाट राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, सही है। रोहिला कहाँ है? रोहिला है हिमाचल प्रदेश। इसी तरीके से आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अलगुहास। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। अलगुहास जो है शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। आगे का रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा ऑप्शन का आंसर? ऑप्शन बी, कावेरी नदी को। कावेरी को जो है दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कर रहा है। आगे देखिए, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग्स ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग्स ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो बताइए, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, जंगल की आग। तो ये जाना जाता है हमारा, बताइए, ये जो है भूकंप और ज्वालामुखी, ये दोनों के लिए जाना जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2, यानी ऑप्शन बी। बी जो है इसका राइट है, बी जो है इसका राइट है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अगला जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए फिर एक आ गया है जो सुमेलित करना है, इसमें से कौन सा सही नहीं है उसको चूज करना है। चलिए, टकला मकान, टकला मकान तो चीन, ये जो है ये सही है। दूसरा, थार जो है ये जो है भारत में, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है आटाकामा चिली, ये भी सही है। तीसरा जो है गिब्सन अफ्रीका, ये गलत है, ये जो है ये गलत है। गिब्सन जो है अफ्रीका में नहीं होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर राइट हो जाएगा डी। ठीक है, अब आगे, प्रतिरोधात्मक एवं संघर्षणात्मक बेरोजगारी है, इसे किसे कहते हैं? तो ऑप्शन पढ़ देखिए, एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों या व्यक्तियों का होना। फिर कह रहा है श्रमिकों व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना। फिर कह रहा है सेवाएं एवं रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। उपयुक्त सभी। तो प्रतिरोधात्मक एवं घर्षण बेरोजगारी जो है कहते हैं, ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। सी को कहते हैं व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ये जो है इसका सही है। आगे अगला कर रहा है निम्नलिखित न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए, पहला कह रहा है न्यूनतम समर्थक मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं न्यूनतम समर्थक मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। नीचे दिए गए कोड में उपयोग करके उत्तर सही चुनिए। मैंने बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है इसका जो होगा। चलिए, इस तरीक़ा से हम लोग जो है 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, और हम लोग डेली जो है एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। और जिस तरीक़ा से आपको 50 क्वेश्चन कर कर हम टोटल 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, आने वाले जो जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे बिहार दरोगा के लिए और बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आप सब डेली वीडियो को देखें और इसे पढ़ें। अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जितने भी लोग हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये पहुंच सके। चलिए, इस तरीके से आज का वीडियो समाप्त करते हैं।